हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है एजाइल मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम एजाइल मॉडल के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स, विद इट्स बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस कवर करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। वर्ड एजाइल के मीनिंग अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में एजाइल बोला जाता है फुर्तीले को, तेज़ को, या जिसको हम चुस्त बोलते हैं। एजाइल मेथोडोलॉजी या एजाइल मॉडल बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक फ्लेक्सिबल और अडॉप्टिव अप्रोच है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार और अडॉप्टिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेती है। अगर हमें कुछ तब्दीलियां करनी हैं, हमारी रिक्वायरमेंट एवॉल्व हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो उसके मुताबिक वो खुद को ढाल सकती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है एजाइल मॉडल की, एजाइल मेथोडोलॉजी की। उसके साथ साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एजाइल मेथोडोलॉजी या एजाइल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है। आइटरेटिव बोलते हैं किसी काम को दोहराने को, और इंक्रीमेंटल बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ में आगे बढ़ना और चीज़ों को ऐड करना। ये चार इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपने याद रखना है। पहले नंबर पर है ये फ्लेक्सिबल है, ये अडॉप्टिव है, आइटरेटिव है और इंक्रीमेंटल है। एग्जाम में आपने ये चारों प्रॉपर्टीज़ लाजमी लिखनी है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मॉडल्स की, जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा वाटरफॉल मॉडल, तो अगर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वाटरफॉल मॉडल को चूज करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ फेजेस हैं। वाटरफॉल मॉडल में होता कुछ यूं है कि हम एक सीक्वेंस में एक लीनियर ऑर्डर में चलते हैं। हम पहले फेज को कंप्लीट करते हैं, दूसरे को करते हैं, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हो सकता है 6 मंथ लग जाए, 1 साल लग जाए। जब वो टाइम मुकम्मल होता है, वो सारे फेजेस हमारे मुकम्मल होते हैं, तब हम हमारे क्लाइंट को, कस्टमर को सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ के लिए देते हैं। जबकि जो एजाइल मेथोडोलॉजी है या जो एजाइल मॉडल है, ये कहता है कि आप क्या करो, आप जो आपका एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है उसको छोटे प्रोजेक्ट्स में जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दो। एजाइल मॉडल एक बड़े प्रोजेक्ट को स्मॉल प्रोजेक्ट्स में, स्मॉल मैनेजेबल साइकिल्स में जो है वो डिवाइड कर देता है। वो जो मैनेजेबल साइकिल है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंट्स। क्या बोलते हैं जी? उसको हम स्प्रिंट्स बोलते हैं या उसको हम आइट्रेशन बोलते हैं, जो मैनेजेबल साइकिल है। अब ऐसा है कि हर स्प्रिंट या हर साइकिल या हर आइट्रेशन जो है वो एक मिनी प्रोजेक्ट है। हम वो सारे के सारे जो फेजेस हैं, जैसे कि यहां पर मेंशन्ड है रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, रिव्यू, ये सारे के सारे जो फेजेस हैं उस एक साइकिल में हम जो है उनको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद होता कुछ यूं है कि हम हमारा जो वो प्रोजेक्ट है उसका वो जो हमने स्मॉल पार्ट अलग किया उसको हम रिलीज कर देते हैं। रिलीज मींस हम यूजर को दे देते हैं, क्लाइंट को दे देते हैं फॉर यूज। यूजर उसको यूज करता है, यूज करने के बाद वो अपनी सजेशंस देता है, वो फीडबैक देता है, वो हमको रिव्यू देता है। उस रिव्यू की बेस पर हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, नए फीचर्स ऐड करते हैं, और इसी तरह से एक और साइकिल, बिल्कुल वैसे ही एक और स्प्रिंट हमारे पास आता है। फिर से वही काम, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और रिव्यू, और हम फीचर्स को ऐड करते हैं। फिर से हम रिलीज करते हैं, जो क्लाइंट है वो हमें फीडबैक देता है, हम फिर से एक और स्प्रिंट चलाते हैं और मजीद फीचर्स को ऐड करते हुए कुछ इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। ये सिंपल सी इसकी कहानी है। इस पूरी कहानी को एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद आपने क्लियर करना है कि इसमें काम क्या हो रहा है। इसमें सबसे पहले नंबर पर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी प्रोजेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं किस में, स्मॉल प्रोजेक्ट में। ठीक हो गया?
स्मॉल प्रोजेक्ट में जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमने उसके बाद उसको क्या किया, उसको रिलीज किया। रिलीज मीन्स हमने कस्टमर को दे दिया, किसको चलाओ, और रिलीज करने के बाद कस्टमर से हमने क्या लिए, हमने फीडबैक लिए। फीडबैक जब हमको मिला, हमने फिर से क्या किया, उस फीडबैक की बेस पर कुछ मजीद चीजें जो रिक्वायरमेंट्स हमको मिली, जो सजेशंस हमको मिली, हमने उनकी बेस पर कुछ मजीद फीचर्स ऐड किए और प्रोजेक्ट के दूसरे पार्ट को हमने रिलीज कर दिया। कुछ इस तरह से जो है हम इन चीजों को लेकर चलते हैं। अब एक एग्जाम्पल से आपको पूरी कहानी को समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप, हम एज सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जो है नोट्स राइटिंग एप्लीकेशन। हमारे मोबाइल में हो सकती है, जिसमें सिंपल हम कुछ नोट्स जो है वो लिखने की फैसिलिटी देते हैं हमारे यूजर को। तो ये है हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट, जिसमें हम क्या बना रहे हैं, हम नोट्स राइटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं हमारे मोबाइल के लिए। तो बजाय इसके कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करें, हम क्या करते हैं जी, हम इसके जो क्या करते हैं, स्मॉल इसको प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो जो एक स्मॉल प्रोजेक्ट है, जिसको मैंने यहां पर बोला कि इसको मैनेजेबल साइकिल में हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो ये है इसका एक पार्ट। फॉर एग्जांपल, हम इस पार्ट पर काम करेंगे। इस पार्ट को, ये जो इसका एक स्मॉल यूनिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक मैनेजेबल साइकिल या इसको बोल देते हैं स्प्रिंट। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो स्प्रिंट में ये सारे के सारे काम हुए, ये हमने एक स्प्रिंट हमारा चला, और जब ये स्प्रिंट हमारा चला तो स्प्रिंट चलने के तक ये सारे के सारे फेजेस हमने कंप्लीट किए, वही सारे के सारे फेजेस जो हम SDLC में कर रहे थे। उसको करने के बाद हमने इसको जो है वो डिप्लॉय कर दिया, हमने दे दिया क्लाइंट को। क्लाइंट जब उसको यूज करता है तो वो हमको क्या देता है जी, वो हमको फीडबैक देता है, या हम बोल सकते हैं वो हमको रिव्यूज देता है। जब वो हमको रिव्यू देता है तो इसी बेस पर हम अगला जो हमारा पार्ट है उसको, ये जो अगला प्रोजेक्ट का पार्ट था उसको भी रिलीज करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो फीडबैक हमको मिल रहा था, जो सजेशंस मिल रही थी, वो कुछ नए फीचर्स भी ऐड करते हैं। तो हमने क्या किया जी, हमने एक और जो है वो स्प्रिंट कुछ इस तरह से चलाया। ये हमारे पास आ गया स्प्रिंट नंबर 2। इसी तरह से हमारे पास होगा अगला स्प्रिंट, स्प्रिंट नंबर 3, या इसको हम जो है आइट्रेशन नंबर 3 भी बोल सकते हैं। कुछ इसी तरह से हमारा अगला स्प्रिंट, ऐसे स्प्रिंट्स की फॉर्म में, साइकिल्स की फॉर्म में हम क्या करते जा रहे हैं, हम हमारे प्रोजेक्ट को रिलीज करते जा रहे हैं, ताकि हम क्या करें, हम रैपिडली, हम तेजी के साथ फास्टली अपने कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर सकें। अब इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इस बात को याद रखिए, आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, वो किस मॉडल को यूज़ कर रही हैं, एजाइल मॉडल को यूज़ कर रही हैं। वो बड़ी बड़ी फर्म्स या कंपनीज या एप्लीकेशंस कौन सी हैं, जैसा कि फेसबुक है, जैसा कि अमेजोन है, जैसा कि व्हाट्सएप है, जैसा कि एडोब है। होता कुछ यूँ है कि आप जब भी प्ले स्टोर से, फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप को, या पाकिस्तान में पंजाब की कोई एप्लीकेशन है, उसको जब आप इंस्टॉल करते हो तो नीचे वो आपसे रिव्यूज़ लेता है। अब रिव्यूज़ या फीडबैक आज के टाइम में इतने इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई लेक्चर का वीडियो भी सुन रहे हो ना, तो आप पहले कमेंट सेक्शन में चेक करते हो कि लोगों के क्या कमेंट्स हैं। अगर इसने कहीं ना कहीं पर गलती की हुई है, ये वैलिड आंसर नहीं कर रहा, वैलिड इसका लेक्चर नहीं है, तो किसी ना किसी ने बताया होगा कि आपका फलां प्रॉब्लम है। तो जो फीडबैक्स हैं वो आज के टाइम पर इतना डिपेंड करते हैं। तो उन्हीं फीडबैक्स की बेस पर कुछ दिनों बाद एक नया वर्जन वो भेज देते हैं। आज आया जी 5.1.2, अगले दिन आ गया जी 5.1.3। इस तरह वर्जन्स की फॉर्म में फेसबुक में चेंजिंग हो रही है, अमेजोन में चेंजिंग हो रही है, व्हाट्सएप की हर आए दिन एक नई अपडेट आती है। तो बेसिकली वो किस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, किस मेथोडोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ कस्टमर्स को अपनी कोई भी प्रोडक्ट देते हैं और उसके अंदर डे बाय डे वो तब्दीलियां करते जा रहे हैं, नए से नए फीचर्स जो हैं वो ऐड करते जा रहे हैं। तो ये कहानी है सारी की सारी एजाइल मेथोडोलॉजी की। होपफुली आपको जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो इसका समझ आया होगा। अब आपकी बुक में उसने कुछ प्रैक्टिसेस मेंशन की हुई हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं एजाइल मॉडल में। वो प्रैक्टिसेस कौन सी हैं? वो इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि इसकी क्वालिटी को, जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको इन्हेंस किया जा सके। अगर हम एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन।
वो कहता है कि जब आप एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हो तो जो डेवलपर्स होते हैं वो डेली बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, जो हमारा सेंट्रल रेपोजिटरी है उसके अंदर कोड को ऐड करते जा रहे हैं, नई से नई चीज़ें ऐड करते जा रहे होते हैं, मर्ज करते जा रहे होते हैं, ताकि वो ज़्यादा जल्दी से जो इशू अराइज होने हैं उनको समझ पाएँ, ज़्यादा जल्दी से वो फीडबैक जो है वो अपने कस्टमर से वो ले सकें। तो इसके अंदर ये पहली प्रैक्टिस है। दूसरे नंबर पर है इसको इन शॉर्ट CI भी बोला जाता है, और दूसरे नंबर पर है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, जिसको जो है वो TDD भी इन शॉर्ट बोला जाता है। अब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। बेसिकली ये जो प्रैक्टिस है ये यूज़ होती है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है, वो इसी एजाइल मॉडल की आगे फर्दर जो है कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, इसके आगे एक्सटेंशंस हैं। तो आपकी बुक वाले ने इनको दिया हुआ है, तो हमने बिल्कुल उतना ही इसको समझना है जितना हमारे काम का है, क्योंकि बात फिर लंबी हो जाएगी। अब जो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, इसमें होता कुछ यूँ है कि जो डेवलपर्स हैं वो एक नए फीचर पूरे के पूरे को लॉन्च करने से पहले उसका एक आप बोल सकते हो यूनिट टेस्ट करते हैं। वो कुछ स्मॉलर कोड लिखते हैं इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि जो फीचर हम ऐड करने जा रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, क्या वो काम करेगा, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमको रिजल्ट्स देगा या नहीं देगा। बेसिकली इसमें टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में रेड एंड ग्रीन रिफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जो हमारी बुक में नहीं है, हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे, नहीं तो बातें जो है वो कन्फ्यूजन की तरफ चली जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग जो प्रैक्टिस है, इसमें होता कुछ यूँ है कि एक वर्क स्टेशन मतलब उस सिस्टम पर जहाँ पर बैठकर डेवलपर कोड लिख रहा होता है, उसमें दो प्रोग्रामर बैठे होते हैं। अब वो जो दो प्रोग्रामर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करके, बातचीत करके जो है वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसको चले आप वहाँ पर लिख लें। एक होता है जी दी ड्राइवर एंड दी नेविगेटर, ठीक है जी। अब वो प्रोग्रामर जो कोड लिख रहा है उसको हम बोलते हैं दी ड्राइवर। एक वो बंदा जो कि चला रहा है, जो कोड लिख रहा है, उसका सारे का सारा फोकस है कोड को लिखने पर, और दूसरा है दी नेविगेटर जो साथ में बैठा हुआ है, जो ओवरऑल उस पूरे के पूरे कोड का मुशाहिदा कर रहा है। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आपस में डिस्कशन करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये तीन प्रैक्टिसेस यूज होती हैं। बेसिकली ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं, लेकिन आपकी बुक में ये मेंशन्ड है तो आपने इन तीनों को लाजमी यहाँ पर लिखना है। सिंपल सी कहानी है एक लाइन की। अब हम बात करते हैं इसके फायदे और नुकसानात। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने इसकी बेनिफिट्स और लिमिटेशंस जरूर लिखनी है। इसका सबसे पहला फायदा हाई फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो क्यों? अगर आने वाले टाइम में जो यूज़र हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व हो रही हैं, नीड्स चेंज हो रही हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में जिसको हम डेवलप करने जा रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पर ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम डेली बेसिस पर जो कस्टमर्स हैं उनके साथ टच में हैं, रैपिडली हम उनको चीज़ें, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दे रहे हैं, नई से नई चीज़ें ऐड करके दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रही है। हर नए स्प्रिंट पर उनके साथ कम्युनिकेशन होती है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर कर ली, अगले फेज़ में हमने उनसे बात ही नहीं करनी, तो ऐसा यहाँ पर सीन नहीं है। उसके बाद है जी लिमिटेशंस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? स्केलिंग चैलेंजेस। स्केलिंग बोला जाता है पैमाने को, हम जिसको बोल देते हैं, वो बोलता है कि एजाइल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और पैरेलल जो हमने उसके पार्ट्स किए होते हैं वहाँ पर टीम्स काम कर रही होती हैं। तो उन सभी टीम्स की आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कम्युनिकेशन है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पैरेलल मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पर काम कर रही होती हैं। उसके बाद जो इसका डिसएडवांटेज है वो है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। वो बोलता है, स्टेक होल्डर किसको बोलते हैं? कोई भी बंदा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उस सॉफ्टवेयर के साथ जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो उसके साथ उसका कोई ना कोई ताल्लुक है, उसको स्टेक होल्डर बोला जाता है। तो अगर कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है या जो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स भी ज़्यादा होंगे। उन सबको मैनेज करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। उसके बाद है लेस प्रेडिक्टेबल,
प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमारी तवक्को के मुताबिक काम करती है। वो बोलता है बेशक ऐसा है कि हम इसके अंदर तब्दीलियां कर रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल है, ये अडॉप्टिव है, लेकिन हमको इस बात की कंफर्मेशन नहीं होती कि जब इसके नए से नए फीचर्स हम ऐड करते जाएंगे तो हमारा कितना टाइम लगेगा इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में, कब ये ख़त्म होगा, इसके ऊपर कितनी हमारी कॉस्ट लग सकती है, उसका कोई हमको एग्जैक्ट पता नहीं होता। इसमें जो है वो प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो लेस होती है। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।